सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में बेटा हम 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आगे के सवाल देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम के लिए जो कि 28 फेब को होने जा रहा है, उसकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिएगा, write the reactions involved when D-glucose is treated with the following। जब आप डी ग्लूकोज को HCN के साथ ट्रीट करोगे तो क्या रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन आपको लिखनी। अब डी ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो HCN के साथ जब रिएक्ट करेगा तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? साइनोहाइड्रिन का। ठीक है, ये एल्डिहाइड है हमारा HC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा किसके साथ? HCN के साथ। ठीक है, तो CN पर डेल्टा नेगेटिव, H पर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, बिकॉज कार्बन में और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक, तो अब क्या होगा? अब यहां देखो, यहां पर ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और कार्बन पर क्या आएगा बेटा? डेल्टा पॉजिटिव। जब बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में ब्रेक होगा तो बताइए H पॉजिटिव जाकर के अपने आप को किस पर जोड़े? H पॉजिटिव जाकर के अपने आप को ऑक्सीजन पर जोड़ेगा और CN नेगेटिव जाकर के किस पर जोड़ेगा? कार्बन पर जोड़ेगा। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर? RC, यहां लगा OH और यहां क्या लग गया बेटा? CN। ठीक, तो आप देखिए ग्लूकोज आपका ये है, दिस इज योर ग्लूकोज CHO और उसके बाद CHOH कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स और लास्ट में CH2OH। तो ये CHO है। जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए कार्बन पर ये H लगा हुआ है, ये H हमने यहाँ पर नहीं लगाया, इस H को लगा दीजिए। ठीक, ये एक CH और ऑक्सीजन पर कौन लग गया? H और कार्बन पर कौन आकर के जुड़ गया? CN। तो बन चुका है हमारा साइनोहाइड्रिन और इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, अगला अगर मैं Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा? ये जो CHO है हमारा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू COOH। ठीक, और जो बनेगा उसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोला जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन आ रहा है बेटा? एल्डिहाइड। अगर ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस कंपाउंड का नाम होता है क्या? ग्लूकोनिक एसिड। बात समझ में आई? ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर C। ठीक, तो कितने मार्क्स का होगा भाई? 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। किस चैप्टर से है? सॉल्यूशन चैप्टर से है। क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलार मास भी दे दिया उसने। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक, मोलार मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट दे दिया उसने ग्लूकोज सॉल्यूशन का, मतलब TF दे दिया आपको। TF दिया, TB दिया। TF तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या दिया उसने? TB दिया, TB। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100.20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, TF आपको कैलकुलेट करके निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट दे दिया सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा रहा है। आगे देखते हैं, मोलल कांस्टेंट फॉर वाटर KF एंड KB। तो देखो KF की वैल्यू कितनी दी? 1.86 केल्विन केजी पर मोल और KB की वैल्यू कितनी दी? 0.512 केल्विन केजी पर मोल। ठीक, रेस्पेक्टिवली। तो TB दे दिया, TF आपसे निकलवा रहा है। ठीक, सॉल्यूशन है ग्लूकोज का किसमें? वाटर में।
ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हम जानते हैं कितना होता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा टीबी की। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां पर टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ 100.20, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, क्या निकल करके आ जाएगा बेटा, डेल्टा टीबी आपके पास निकल करके आ जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब डेल्टा टीबी आ गया तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, केबीएम के बराबर होता है। डेल्टा टीबी की वैल्यू पता, निकाल ली 0.20, ठीक। केबी की वैल्यू पता 0.512 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक, इनटू एम। तो यहां से आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी निकल करके, ठीक। या फिर एक काम करो, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला भी लगा दो। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, के एफ एम। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। दो इक्वेशन आ गई आपके पास। निकालना क्या है आपको, टीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 1 से। तो डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय 0.20, ठीक, क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा टीएफ, देखो जरा, डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय 0.20 इक्वल्स टू 1.86 इंटू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 0.512 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी से मोलैलिटी क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट। मोलैलिटी से मोलैलिटी हो गया कैंसिल आउट, हटा देता हूं मैं इसको यहां से, ठीक। अब ये जो 0.20 लिखा है इसको लात मार के ऊपर ले जाओ, 0.20 सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद देखो यही आ गया ना, 0.20 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.512, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा टीएफ आपके पास निकल करके आ जाएगा, ठीक। बट उसने डेल्टा टीएफ तो नहीं मांगा था, उसने तो टीएफ मांगा था। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक। यहां से टीएफ किसके बराबर आएगा, टीएफ नॉट प्लस डेल्टा टीएफ। टीएफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन, ठीक। तो 273 केल्विन आपके पास है यहां पर, ठीक। टीएफ आपको निकालना था तो टीएफ नॉट माइनस आएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ गलत लिखा, यहाँ पर क्या आएगा, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। टीएफ नॉट कितना, 273 केल्विन। हालांकि उसने 0.15 लिखा, बट 0.15 भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। माइनस डेल्टा टीएफ कितना निकाला, 0.726। बस सॉल्व कर लीजिए, आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक। बिल्कुल आसान सी बात थी। उसने टीबी दिया था, टीएफ आपसे पूछा था, केएफ और केबी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हम जानते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, ठीक है। टीबी क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस टीबी नॉट आपको पता है, ठीक है। अब क्योंकि ये टीबी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था तो यहाँ पर भी मैंने डिग्री सेल्सियस में ले लिया, बिकॉज डिफरेंस इन टेम्परेचर दोनों स्केल में बराबर आता है, चाहे केल्विन में ले डिफरेंस इन टेम्परेचर, चाहे डिग्री सेल्सियस में ले, सेम आता है निकल करके। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा टीबी निकल करके आ गया। फिर आपने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाया, केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाया, केबी इंटू एम। आप चाहो तो मोलैलिटी निकाल सकते हो, बट मोलैलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, मोलैलिटी से मोलैलिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो मोलैलिटी निकाल करके सॉल्व कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ, सॉल्यूशन की लेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, स्टेट द फॉलोइंग, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस।
क्या कहता है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस? सबसे पहले कोलरॉश लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो है हमारी लैम्डा एम नॉट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट तो आप निकाल सकते हो बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द प्लॉट। ठीक, प्लॉट बनाया था ना हमने किस किस के बीच में, लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनाया था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनाया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का प्लॉट कुछ इस तरीके से आया था और वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्लॉट कुछ इस तरीके से आया था। और हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए आप इस प्लॉट को एक्स्ट्रापोलेट कीजिए। जिस पॉइंट पर जाकर के ये वाई एक्सिस को कट करेगा, ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक की जो दूरी होगी दैट विल बी नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब लैम्डा एम नॉट आप निकालोगे, जब आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो द ग्राफ विल बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही आया कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यहां तक बात समझ में आई? अब कोलरॉश लॉ क्या कहता है? कोलरॉश लॉ कहता है कि अगर आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, NaCl की, तो NaCl में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है भाई? NaCl जब पानी में जाएगा तो कौन कौन सी आयन में टूटेगा? बोलो, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो इसका लैम्डा एम नॉट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे पास K2SO4 लिखा हुआ है, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट कौन कौन सी आयन देगा टूटने के बाद? पोटेशियम सल्फेट टूटने के बाद 2K+ देगा और क्या देगा? एक देगा सल्फेट। ठीक, तो इसका लैम्डा एम नॉट क्या लिखा जाएगा भाई? 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ K पॉजिटिव, बिकॉज K पॉजिटिव आयन कितने मिल रहा है आपको? 2 मिल रहे हैं, फिर प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है, दोनों पार्ट का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस। उन दोनों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो हमें पूरी इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन makes an individual contribution towards molar conductance irrespective of the nature of other ions associated with it। ठीक, यहां देखो उसने क्या लिखा? It states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of contribution of cation as well as anion। जैसे कि लैम्डा एम नॉट निकालना है CaCl2 का, किसका निकालना है भाई? लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट निकालना है भैया CaCl2 का। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए CaCl2 जब टूटेगा तो टूटने के बाद क्या देगा? CaCl2 जब टूटेगा तो टूटने के बाद कौन कौन से आयन देगा? एक तो देगा Ca2+ और क्या देगा? Cl-। लेकिन Cl- कितने देगा? Cl- कितने देगा? यहां ध्यान दो, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। तो Cl- कितने मिलेंगे? 2, तो इसीलिए 2Cl-। ठीक, तो इसका लैम्डा एम नॉट क्या लिखा जाएगा? CaCl2 का, इसका लैम्डा एम नॉट लिखा जाएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2+ प्लस Cl- कितने मिल रहे हैं? 2, तो 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो वही उसने यहां पर लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है भाई? फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताइए। बोलो क्या होता है? व्हाट इज फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि
किसी इलेक्ट्रोलाइट का कितना ग्राम वजन जाकर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहे हो. Weight of substance deposited at the electrode is directly proportional to the quantity of charge passed. भाई इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक बीकर होता है, उस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेकर के चलते हैं, ऊपर से 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, उन इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती है उसको एनोड बोला जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती है उसको कैथोड बोला जाता है. तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायनिक पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट भी होगा. कैटायन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर जाएगा, एनायन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर जाएगा. ठीक, अब कितना ग्राम वजन कैटायन का या कितना ग्राम वजन किसका, एनायन का, इलेक्ट्रोड पर जाकर के डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज पास कर रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो. तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक, अब फिजिक्स में हमने पढ़ा I किसके बराबर होता है भाई, व्हाट इज I? I इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, Q अपॉन T के बराबर होता है. तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी. Q की वैल्यू निकालो ना, क्या आएगी, I इंटू टी. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता है तो कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के नाम पर कौन आया, Z. W इज इक्वल्स टू ZIT, जहां पर इस Z को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. क्या बोलते हैं इस Z को हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. और इस Z की वैल्यू क्या होती है, Z किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज. किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज और नीचे 96500. तो ये Z की पूरी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर. ठीक, अब पूरा अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो W इज इक्वल टू ZIT तो W इज इक्वल टू Z की पूरी वैल्यू डाल दी ओपन करके इंटू I इंटू T. तो ये पूरा का पूरा हो चुका हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. समझ आई बात अच्छे से. ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है फैराडेज फर्स्ट लॉ, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. अब उसने मास को m से दिखाया, हमने w से दिखाया, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज केमिस्ट्री में मास बोलो या वेट बोलो एक ही बात है. फिजिक्स में मास अलग होता है और वेट अलग होता है. तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q. ठीक, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू t. m इज इक्वल्स टू ZIT where m is mass of substance deposited capital Q. अब यहाँ पे भी लड़ने मत आ जाना, सर चार्ज को स्मॉल q से दिखाते हैं, आप कैपिटल Q से भी दिखा सकते हो, चार्ज को स्मॉल q से भी दिखा सकते हो. Q इज चार्ज, I इज करंट इन एम्पियर, T इज टाइम इन सेकेंड, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. बट आपके एग्जाम में आता है तो आप पूरा इस तरीके से ओपन करके लिखोगे. समझ आई बात अच्छे से, बोलो, अरे बोलो. ठीक, यूजिंग E नॉट वैल्यूज ऑफ X एंड Y गिवन बिलो प्रेडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन. ठीक, आयरन का कोरोजन रोकना है तो आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करें, X की, Y की, और साथ में उसने आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल भी दे दिया. आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है उसने माइनस का 0.44. ठीक, इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होना है. रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब आयरन क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है. ठीक है, अब आयरन के ऊपर उसकी कोटिंग करेंगे
जिसका ऑक्सीडेशन आयरन से ज्यादा हो, जिसका ऑक्सीडेशन क्या हो, आयरन से ज्यादा हो। तो जिसके ई नॉट की वैल्यू 0.44 वोल्ट से कम होगी, 0.44 वोल्ट से कम होगी, उसकी कोटिंग करेंगे आयरन के सरफेस पर। ठीक भाई, आयरन का कोरोजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, मैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देता हूं। ठीक है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X/X2 पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में हो जाएगा भाई, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक, यहां पर ई नॉट Y/Y2 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.14 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अगला आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Fe/Fe2 पॉजिटिव, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो किसकी कोटिंग करूं आयरन के ऊपर, एक्स की करूं कि वाई की करूं, उसकी कोटिंग करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वाई का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आयरन से कम है, अगर इसकी कोटिंग कर दी तो वाई तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ऑक्सीडाइज तब भी कौन होगा, आयरन। तो इसीलिए एक्स की कोटिंग की जाएगी, बिकॉज एक्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है 2.36, इट इज मोर देन 0.44। ठीक है, तो अगर आपने आयरन के ऊपर एक्स की कोटिंग कर दी तो अब आयरन का ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है, अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, एक्स का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा बेटा ये -2.36 वोल्ट। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ये सारी वैल्यू जो दी हुई है आपको, ये रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है, किसकी दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल की। विल बी बेटर टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन बिकॉज इट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू वाई। क्लियर हो गई बात। ठीक, आगे देखिएगा, A certain reaction is 50% completed in 20 minutes. कोई रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो रही है कितने मिनट में, 20 मिनट्स में, मतलब टी हाफ दे दिया उसने आपको 20 मिनट्स, टी हाफ दे दिया, टी 50%, टी हाफ कितना 20 मिनट्स एट 300 केल्विन, कितने केल्विन पर, 300 केल्विन पर। एंड द सेम रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन, and the same reaction is 50% completed in 5 minutes। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा, टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया 350 केल्विन, पर रिएक्शन फास्ट हो गई है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया होगा। और टेम्परेचर आप देख सकते हो बढ़ा दिया, 300 से कितना कर दिया 350। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दी गई है। ठीक है, तो टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर के की वैल्यू निकालो, 0.693 अपॉन टी हाफ 20। ठीक, इसके लिए निकालो के की वैल्यू 0.693 अपॉन 5, दोनों के लिए किसकी वैल्यू आ गई भाई, के की, एक को K1 बोल दो, एक को K2 बोल दो। ठीक, अगर मैं इस टेम्परेचर को T1 बोल रहा हूं और इस टेम्परेचर को T2 बोल रहा हूं, तो इसको बोल दो K1 और इसको क्या बोल दो, K2 बोल दो। अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है भाई, K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाय RT। उसको जब पूरा सॉल्व करते हैं, लॉग वगैरह लगा करके इंटीग्रेटेड फॉर्म लाते हैं अर्हीनियस इक्वेशन का, तो फॉर्मूला क्या बनता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। बोलो ये तो बनता है। ठीक है, तो ये K1 आ गया, ये K2 आ गया, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैंने पूरा सॉल्व करके बोला, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम T1 T2 या T2 T1, पर 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, बात तो एक ही है, ऊपर क्या आएगा T2 माइनस T1। ठीक, तो बस K2 की वैल्यू log K2 अपॉन K1 करोगे भाई, K2 अपॉन K1 कर लो जरा, 0.693 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 0.693 अपॉन 5। ठीक, बोलो कौन कौन मर गया,
K2 अपॉन K1 यहाँ 20 आएगा। ठीक, कौन कौन मर गया, कौन कौन शहीद हो गया? 0.693 0.693 शहीद हो गया। ये घूम करके ऊपर जाएगा 20 अपॉन 5, 20 अपॉन 5 कितना आएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? log 4 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314। ठीक, इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। log 4 को सॉल्व करोगे, log 4 कितना आएगा भाई? log 4 को क्या लिख सकते हो? log 4 को क्या लिख सकते हो? बोलो, log 4 को क्या लिखोगे? log 4 की वैल्यू निकालो। log 4 ऐसे ही तो लिखोगे, log 2 की पावर 2। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ, पावर उतर करके नीचे आ जाएगी, क्या बन जाएगा? 2 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3, तो कितना आ गया? 0.6। ठीक, तो log 4 की वैल्यू 0.6 या 0.602 लिखा, लेकिन आप राउंड ऑफ में लेकर के चलो ना, आपको अपनी कैलकुलेशन वर्क क्या करना है? आसान करना है। ठीक, और यहाँ पे भी बता दूं 8.314 को आप 8.314 मत लिखो, क्या लिखो? 25/3। क्या लिखो? 8.31 को 25/3। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूं क्या आता है भाई। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 25/3 को? कहां भाग गया? 25/3। इससे आपका कैलकुलेशन वर्क क्या होगा? आसान होगा। ठीक है, तो 25/3 8.333 आ रहा है। ठीक है, तो 8.314 की जगह आप लिखेंगे 25/3। अब देखो कैलकुलेशन वर्क मैं आपको सिखाता हूं आसान कैसे होता है। कैलकुलेशन वर्क आपको सिखाता हूं आसान कैसे होता है। तो यहां देखो, ये तो 0.6 आया, कितना आया? 0.6 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू, इसकी जगह लिखा आपने 25/3। ठीक, इंटू यहां पर ऊपर क्या बनेगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? T2 कितना है? 350 माइनस T1 कितना है? 300। 350 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 50 अपॉन T2 T1 350 इंटू 300। ठीक है, 2.303, इसको 2 ही मान लो रफली। 2.303 को क्या मान लो? 2 मान लो। ठीक है, तो अब यहां पर 0.6 इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 3 टाइम्स EA अपॉन 2 इंटू 25। ठीक, यहां पर अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? 50 से कितने टाइम्स जाएगा ये 300? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स ही तो जाएगा, 1/350 इंटू 6। ठीक, इसको भी कट कर दो। किसको? ये 3 1 जा और ये 3 2 जा। ठीक, यहां से EA की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 0.6 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 350 इंटू 2। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, 0.6 जब 350 में यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 0 हटा, 0.6 किस में बदला? 6 में बदला। ठीक है, अब यहां देखो 2 2 जा 4, 25 का 4 टाइम्स करोगे 100। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई करो 35 से, 6 5 जा 30, कैरी ओवर 3, 6 3 जा 18, 21 इंटू 100 भी है। ठीक, तो 21 इंटू 10 की पावर 3, ये जूल पर मोल में आएगी एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें आएगी जूल पर मोल में। 10 की पावर 3 को क्या मान लिया? किलो।
तो 21 किलो जूल पर मोल। ठीक, और यहाँ देख लो आंसर कितना आ रहा है 24 पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा आंसर में, बिकॉज आपने यहाँ पर क्या किया है, राउंड ऑफ लिया है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर आपका आंसर गलत कर देगा, वो पॉइंट टू पॉइंट मैच करेगा, नहीं। ठीक है, आपका कैलकुलेशन वर्क ठीक होना चाहिए। जहां पर आपने अप्रोक्सीमेशन यूज करा है उसको आप साइड में बॉक्स बना करके लिख देना कि यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। समझ आ गई बात? ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, टाइम सेव होगा आपका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम ही है एग्जामिनेशन में हमारे लिए। ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है 21 में और 24 में, केवल 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज। ठीक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट M2 पॉजिटिव स्लैश M वैल्यू Y। कॉपर का, अब इसका मतलब क्या है, कॉपर का ई नॉट Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu, इसकी वैल्यू क्या है भाई, एक्सेप्शनली पॉजिटिव है। ठीक, पहले तो बताओ मुझे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल? ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है। Cu2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, Cu में कन्वर्ट होना चाहता है। अब कॉपर, मुझे बताइए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। कंफिग्रेशन क्या होगी, आर्गन 4s1 3d10, एक्सेप्शनल कंफिग्रेशन है। ठीक, अब Cu2 पॉजिटिव की क्या होगी भाई, Cu2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s में से बाहर जाएगा, 3d10 बचेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन 3d में से बाहर जाएगा, क्या बनेगा, 3d9 बनेगा। ठीक, तो ये तो फुल्ली फिल्ड होना चाहता है, कंप्लीटली फिल होना चाहता है। अगली बात, इट इज ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कॉपर एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। ठीक, कॉपर का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu2 प्लस एक्वस की क्या होती है बेटा, कम होती है। इसीलिए ये Cu2 प्लस एक्वस में रहना पसंद नहीं करता है। समझ आ गई बात? अगला, विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सो दैट विल बी योर Cr2 प्लस। Cr2 प्लस is a strong reducing agent because it can lose one electron to form more stable Cr3 plus T2G3 configuration and half filled T2G3 orbitals are more stable. ठीक, Zn2 plus salts are colorless. Why? ये colorless क्यों होते हैं? जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कंफिग्रेशन आर्गन 4s2 3d10, जिंक 2 प्लस का कितना हो जाएगा 3d10, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, dd ट्रांजिशन होगा नहीं, तो इसीलिए इट इज कलरलेस। Zn2 plus does not have unpaired electron, cannot undergo dd transition by absorbing light from visible region, therefore its salts are colorless। इसीलिए इसके salts क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं। ठीक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पर आप Br2 ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ब्रोमीन, अब यहाँ पर हीट दे रहे हैं तो मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, Br डॉट। कितने Br डॉट मिलेंगे, 2। अब ये Br डॉट या तो यहाँ से H डॉट को बाहर निकाले या यहाँ से H डॉट को बाहर निकाले। बोलो कहां से H डॉट को बाहर निकालेगा, CH2 वाले से H डॉट को बाहर निकालेगा, बिकॉज जब यहाँ से H डॉट बाहर जाएगा तो यहाँ इस कार्बन पर डॉट आएगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल मिलेगा आपको, विच इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। इसीलिए यहाँ से एक H हटाओ और यहाँ पर एक Br लगाओ, ये हमारा मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, अगले में आप HBr ऐड कर रहे हो, HBr टूट करके क्या देगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इस कार्बन पे बोलो, इस कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा,
ठीक, ये CH3 ऑलरेडी लगा हुआ था, तो एक Br आकर के यहां पर लग जाएगा और यहाँ पर एक H लग जाएगा, हालांकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मेन आंसर आपका ये बना हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला देखिए, आप HCl डाल रहे हो, हीट कर रहे हो, HCl डाल करके क्या कर रहे हो बेटा, हीट कर रहे हो, ठीक है। तो HCl अगर डाला तो ये वाला OH तो यहां से हट नहीं सकता। क्यों नहीं हट सकता, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक। ये लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, जिस वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसीलिए ये OH नहीं हटेगा। यहां से एक OH बाहर निकालो, यहां से एक H बाहर निकालो और क्लोरीन को ले जाकर के CH2 से जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आई। ठीक, आगे देखिएगा, हाउ डू यू कन्वर्ट, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइफिनाइल में। तो कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या करेंगे बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, 2 सोडियम, फिर से इस क्लोरोबेंजीन को हमने उल्टा करके लिखा, ठीक है, और ड्राई ईथर डाला, यहां पर क्या डाला, ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहां से ये 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा भाई, बाइफिनाइल। क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। कौन सी रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अगला प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। तो प्रोपीन क्या है, ये प्रोपीन है, 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है तो सबसे पहले तो एल्काइल हैलाइड बनाओ, इसके अंदर HBr ऐड कर दो। लेकिन अगर HBr ऐड करूंगा तो Br माइनस तो इस वाले कार्बन पर जाएगा, हमें तो Br माइनस को कहां लेकर के जाना है, इस वाले कार्बन पर, तभी तो यहाँ से Br हट के आयोडीन आएगा जब फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन करवाओगे। इसीलिए HBr के साथ यहाँ पर डाल दीजिए पेरोक्साइड। क्या डाल दीजिए, पेरोक्साइड डाल दीजिए। क्या बन के तैयार, CH3 CH, अब बोलो Br माइनस यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, CH2 CH2 Br, ठीक। अब बस क्या करो, NaI एसीटोन डालो, ठीक, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो देखो ये प्रोपीन में HBr ऐड करा, पेरोक्साइड डाल दिया, नाम लिखा उसने बेंजोइल पेरोक्साइड, आप खाली पेरोक्साइड भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, NaI एसीटोन डाला, और नीचे कंपलसरी है कि आप नेम रिएक्शन अगर है तो उसका नाम लिखें, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। तो 1 आयोडोप्रोपेन आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। अगला 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन, 2 ब्रोमोब्यूटेन को किसमें कन्वर्ट करना है भाई, ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, CH3 CH Br CH2 CH3, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूट 2 इन में। तो CH, अब देखो नंबरिंग आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो, तो यहां पर भी आप नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही मान करके चले, ये 2 ब्यूटेन, ठीक। तो इसका मतलब क्या बाहर निकला होगा, एक Br तो यहां से बाहर गया होगा, एक H यहां से बाहर गया होगा, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ होगा, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है जिसके पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हो। तो बस एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दीजिए। बाहर कौन निकला, HBr, बाहर कौन निकला, HBr। HBr क्या करेगा भाई, HBr क्या करेगा, HBr एसिड है, KOH बेस है, रिएक्ट करेगा, वाटर बाहर निकलेगा, KBr बनेगा। तो KBr बना आपका, और बाहर कौन निकला, वाटर, ठीक। आगे देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए ये अमाइन है, ये भी अमाइन है, और ये क्या है बेटा, अल्कोहल है।
तो एमाइन में और अल्कोहल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों करेंगे, एमाइन भी करेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा है या वो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से जुड़ा है? तो देखना पड़ेगा ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो फोकलन याद करो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अल्कोहल में आ रहा है तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल का। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम इसमें होगी, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन से आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज लास्ट स्टेप में क्या होगा? इट इज बिकॉज आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन एमाइड, एमाइड के अंदर एमाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। आप इससे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन तो बना सकते हो गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन से, बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। ठीक, आर सी डबल बॉन्ड ग्रुप एमाइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। Whereas alkyl group in amines is electron releasing, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, इसीलिए एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर किया जा सकता है, बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। आप एक रीजन ये भी बोल सकते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट इजीली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बात? ठीक, उसके बाद एमाइड्स आर लेस बेसिक देन एमाइन। अब एमाइड ये लिखा है आपके सामने, एमाइन ये है। ठीक, ज्यादा बेसिक कौन होगा? यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे वो उतना बढ़िया बेस। अब यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक, ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बेटा? बढ़ा देगा बाय प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बोलो। ठीक, तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया, इट इज बिकॉज एराइल हैलाइड्स कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड। दूसरे वाले का आंसर ये हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आई बात? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का सवाल है। ठीक है, नेटिव प्रोटीन क्या होता है? नेटिव प्रोटीन इज प्रोटीन इन इट्स नेचुरल 3D शेप having primary and secondary structure. It may have tertiary and quaternary structure also. जबकि denatured protein क्या होता है? denatured protein has primary structure intact. उसमें primary structure क्या होता है? वो तो intact रहता है, but tertiary structure rupture हो जाता है because hydrogen bonds वहां पर disturb हो जाते हैं। ठीक, टूट जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसीलिए जो ग्लोब्यूल्स बने हुए थे, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स थे, वो अनफोल्ड हो जाते हैं। हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड एंड लीड्स टू लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी? खो जाएगी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड? ग्लूकोज, लैक्टोज, एमाइलोज, फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड कौन है? लैक्टोज आपका एक डाइसैकेराइड है। उसके बाद विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड? विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, उसके बाद ठीक, ये आपको पैराग्राफ रीडिंग सेक्शन डी केस स्टडी किस पर लग रहा है भाई? केस स्टडी कौन से चैप्टर पे लग रहा है? चैप्टर 3 का। कौन से चैप्टर का केस स्टडी है? चैप्टर 3 का नाम केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केस स्टडी का सवाल आएगा पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे, लेकिन हम पैराग्राफ रीड नहीं करते, हम डायरेक्टली सवाल रीड करते हैं। ठीक है, तो आप भी पैराग्राफ रीड मत करना, डायरेक्टली क्वेश्चंस रीड करना। क्या कह रहा है? व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लोवेस्ट स्टेप लिखवाया हुआ है कॉपी में, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा अलग अलग स्टेप में होती है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स, मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर बात? ठीक। What is molecularity? Why is molecularity applicable only for elementary reaction? Molecularity केवल और केवल elementary reaction पर applicable है, ठीक, complex reaction पर applicable नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? Molecularity of complex reaction cannot be determined. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो एक से ज्यादा अलग अलग स्टेप में हो रही है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शंस, मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स विद ईच स्टेप इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी। हर स्टेप की अपनी एक अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी है। तो अब आप ऐसा करोगे नहीं, 10 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो 10 के 10 की मॉलिक्यूलरिटी को ऐड करके फाइनल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दे दोगे, नहीं, वो तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? आप चेक करोगे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक है, जो स्लोएस्ट रिएक्शन के रेट लॉ में जो पावर्स जाएंगी वही ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बट ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप पर ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हिच डिटरमाइंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows second order kinetics। ठीक, if concentration of X is increased 3 times, X Y में कन्वर्ट हो रहा है भाई, और वो कह रहा है X का Y में कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ X, और यहाँ पावर क्या है? 2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है अगर X की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y? आप इसको पूरा मैथमेटिकली लिख करके दिखाओगे। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू K, ठीक है, 3x का स्क्वायर, R विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, K x का स्क्वायर, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ठीक है, R2 किसके बराबर हो गया? 9 टाइम्स ऑफ R1। तो ये प्रॉपर आपका तरीका होगा एग्जाम में लिखने का। समझ आई बात अच्छे से? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली। ठीक, ये आपका फिर से वही पैराग्राफ रीडिंग। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। अब CS2 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। CS2 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, और एक बार पैरा पर लग जाएगा। ठीक है, यहां से ये हटाओ। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आपने ब्रोमीन लगा दिया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन गया, और एक बार पैरा पोजीशन पर आपने ब्रोमीन लगा दिया, पैरा ब्रोमोफिनॉल बन गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर Br2 एक्वस डाल देते, क्या डाल देते? Br2 एक्वस, मतलब वाटर सॉल्वेंट डाल देते, तो वाटर तो आपका बहुत ज्यादा पोलर होता है, फिनॉल को और ज्यादा पोलराइज कर देता, तब तीनों पोजीशन पर आकर Br लग जाता, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता, जिसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। क्लियर बात? अगला कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया। अगर डाइल्यूट HNO3 डालते तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलता, लेकिन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लग जाएगा और पैरा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा जो येलो कलर का होता है, और इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। क्या बोला जाता है? पिक्रिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद why phenol does not undergo protonation readily? फिनॉल प्रोटोनेशन आसानी से क्यों नहीं दिखाता? तो प्रोटोनेशन दिखाने के लिए फिनॉल में बेंजीन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है उस पर लोन पेयर होना चाहिए, बट बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो रेजोनेंस में चला जाएगा। लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन टू प्रोटॉन। ठीक है, इट इज बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन 3 आउट ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ फिनॉल के। ठीक है,
पहला वाला और आखिरी वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बीच के तीनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दे, देयरफॉर इट डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली। विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिनॉल और क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या होता है, फिनॉल तो ये हो गया, फिनॉल तो ये हो गया, क्रिसॉल क्या होता है, फिनॉल की ऑर्थो मेटा या फिर पैरा पोजीशन पर क्या लगा दीजिए, CH3, इसको क्रिसॉल बोलता है, ये ऑर्थो क्रिसॉल लिखा है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकालो, यहां से क्या बाहर निकालो, अरे अरे यहां से क्या बाहर निकालो भाई, H पॉजिटिव बाहर निकालो, तो H पॉजिटिव बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये CH3+ आई इफेक्ट दिखा के इसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ाएगा, इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्रिसॉल। ठीक है, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्रिसॉल बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड बाय क्रिसॉल। समझ में आ रही है ना बात, CH3+ आई इफेक्ट दिखा के ऑक्सीजन के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, एज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग therefore it destabilizes। ठीक, write the IUPAC name of the product formed in Reimer-Tiemann reaction। Reimer-Tiemann reaction में, Reimer-Tiemann reaction में क्या बनता है भाई, बोलो, Reimer-Tiemann reaction में क्या बनता है, यहां पर CHO लग जाता है, सैलिसल्डिहाइड, क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। 2-hydroxybenzaldehyde is IUPAC name of product formed in Reimer-Tiemann रिएक्शन। और Reimer-Tiemann रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है उसका नाम भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन Reimer-Tiemann रिएक्शन, दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल रहेगा। क्लियर बात। ठीक, आगे देखिएगा सेक्शन ई क्या पूछ रहा है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, अब देखो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये एनोडिक हाफ सेल, राइट वाला पोर्शन कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, E नॉट दिया हुआ है आपको, तो बताओ कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन एनोड की तरह, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। ठीक, सबसे पहले तो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिख लो। एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, Sn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Sn2+ में कन्वर्ट होगा। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे लिखे, Sn solid after losing 2 electrons will get converted into Sn2+ aqueous। ठीक, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, 2H+ aqueous गेन करेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। ओवरऑल रिएक्शन लिखते समय लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कीजिए और राइट साइड को बोलो राइट साइड में ऐड कीजिए। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखने से फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉस और गेन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। एन की वैल्यू पता चल गई, एनोड कैथोड पता चल गया, तो ई नॉट सेल भी निकाल लो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके। तो नस्ट इक्वेशन लगाइए, नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, 0.059 को क्या मानो 0.06 अपॉन एन, एन की जगह क्या आ जाएगा 2। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट में कौन कौन है भाई, Sn2+, Sn2+ की कंसंट्रेशन आएगी इनटू H2 गैस, उसका प्रेशर तो 1 बार है, तो वो लिखो ना लिखो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये तो सॉलिड हो गया, सॉलिड की तो कंसंट्रेशन 1 होती है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा H पॉजिटिव एक्वस, लेकिन पीछे 2 लगा हुआ तो ऊपर पावर में क्या जाएगा 2। तो ये देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.059, इसको 0.06 लिख लिया, लॉग Sn2+ की कंसंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये देख लो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड 0 माइनस ऑफ माइनस 0.14, तो प्लस का 0.14 बचा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा भाई
2 से डिवाइड करने के बाद 0.03 कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 0.03 लॉग SN2 प्लस कितना दिया हुआ है। अब इस लॉग वाले पोर्शन को सॉल्व कर देता हूं मैं, लॉग वाले पोर्शन को सॉल्व कर देता हूं, एग्जाम में से घबराना नहीं है, लॉग वाला पोर्शन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखो भाई लॉग के बाद SN2 प्लस की कंसेंट्रेशन 0.004, इसको आप लिखो 4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक, अपॉन H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.02, तो 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ ऊपर पावर में कौन 2, ठीक, तो log 4 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 4 से 4 गया, कितना बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, यहाँ आपने 0.03 मान ही लिया, ठीक है, ये कितना है 0.14 माइनस 0.03, बस सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, आगे देखिएगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इनॉट वैल्यू oxygen gas should be liberated at anode but it is Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of aqueous NaCl। aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, ठीक है, इसको ब्राइन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्राइन भी बोला जाता है। तो वो कह रहा है E0 की वैल्यू के बेसिस पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी चाहिए थी एनोड पर, बट क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है, और पूरा रीजन भी लिखवाया हुआ है मैंने कॉपी में, बिकॉज वाटर रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, ठीक है, ओवर पोटेंशियल इसको चाहिए होता है। कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी तो डिक्रीज ही करेगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक, write the anode and cathode reaction and the overall cell reaction occurring in a lead storage battery during its use। lead storage battery secondary battery है, it can be recharged as, ठीक है, as well as reused। तो उसने बोला जब वो उसका यूज कर रहे होंगे आप तब रिएक्शन लिखनी है, तो एनोड की रिएक्शन लिख देंगे, कैथोड की रिएक्शन लिख देंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये पोर्शन थोड़ा सा लिख लिख करके याद करने वाला पोर्शन है, सारी रिएक्शंस आपको लिख लिख करके याद करनी है। ठीक, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग 0.01 मोलार K2Cr2O7, 0.01 मोलार Cr2 प्लस एंड इतना मोलार H पॉजिटिव। हाफ सेल रिएक्शन ये दी हुई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो नस्ट इक्वेशन लगानी है आपको, क्या लगानी है, नस्ट इक्वेशन लगानी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब लॉग के बाद प्रोडक्ट साइड में कौन है भाई, Cr3 प्लस उसकी पावर 2, ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ गया देखो हमारा Cr3 प्लस ऊपर पावर 2, लेफ्ट साइड में डिवाइड में क्या आएगा, ये भी एक्वस है ये भी एक्वस है, ठीक है, Cr2O7 माइनस की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उसके ऊपर पावर में कौन जाएगा, पावर में जाएगा 14, पावर में कौन जाएगा 14 जाएगा, तो ये पावर में 14 डाल दिया आपने। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, देखो ई नॉट सेल दिया हुआ है क्या नहीं, या निकालना है, दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपने डायरेक्टली डाल दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग इतना मोलार K2Cr2O7 0.01, दोनों 0.01 मोलार ही है, ठीक है। H पॉजिटिव कितना है 10 की पावर -4 है, ठीक है, तो बस 1.33, 0.059 को आप क्या मान लीजिए 0.06 लॉग, ठीक है, 10 की पावर -2, उसको क्या 0.01 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर -2, ऊपर पावर 2 नीचे 10 की पावर -2 इंटू इसकी 10 की पावर -4 और ऊपर पावर कितना 14, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.33 माइनस 0.06 अपॉन 6 करोगे बनी आएगा, ठीक है, बस डायरेक्टली लॉग लिखो आप, ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर -4, नीचे क्या बचेगा 10 की पावर -4 इंटू 14, कितना आ जाएगा भाई
10 की पावर माइनस का 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ 10 की पावर -2 और लिखा हुआ है, तो 10 की पावर माइनस का 58, 10 की पावर माइनस का 58। ठीक, 10 की पावर -58 ऊपर जाएगा, प्लस का 58, तो 10 की पावर प्लस का 54 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? 10 की पावर प्लस का 54। ठीक है, 1.33 माइनस 54, आगे आएगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। तो 1.33 में से 54 क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पर आपने अगर 0.06 लिखोगे, अच्छा यहाँ पे एक गलती हमने करी, 0.06 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.01 आएगा ना, तो यहाँ 0.01 भी तो आएगा, वो हमने लिखा नहीं। ठीक है, 0.01 इंटू 54। ठीक है, तो 1.33 माइनस कितना आ जाएगा? 0.54। अब देख लो, हमारा 0.54 आ रहा है, उसका 0.53 आ रहा है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। क्लियर बात? ठीक, आंसर द फॉलोइंग लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं नोन है, बताइए क्यों? ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलते बिकॉज पेयरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, CO2 plus is easily oxidized to CO3 plus in presence of strong field ligand. ठीक, in the presence of strong field ligand D7 is converted into more stable D6. ठीक, strong field effect stabilizes higher oxidation state. What type of isomerism is shown by CONH3 whole 6, CrCN whole 6? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये आपका दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपका दिखा रहा है। नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है? सेम है, सेंट्रल मेटल एटम बदल रहा है और लिगेंड भी बदल रहा है। Why a solution of nickel H2O whole 6 2 positive is green while a solution of nickel CN6 2 minus is colorless? उसका रीजन क्या है? निकिल H2O whole 6 2 plus ग्रीन कलर का क्यों है? बिकॉज उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि निकिल CN4 2 minus has no unpaired electron. राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपैक नेम बताइए। एमाइन कितने हैं? 5, तो पेंटा एमाइन AMMINE। ठीक है, CO कितने हैं भाई? 3, तो पेंटा एमाइन, और उसके बाद कार्बोनेटो कोबाल्ट, कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक, उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट? चिलेट क्या होता है? गिव एन एग्जांपल। तो चिलेट जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल हो, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल हो, तो वो अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इस इफेक्ट को चिलेशन बोलते हैं। इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो द हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग चिलेटिंग लिगेंड एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स हैविंग नॉन चिलेटिंग लिगेंड, जैसे EN इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, COEN होल 3 पॉजिटिव। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। आयरन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी? D2sp3 होगी। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा यहाँ पर ये आपका। ठीक है, if PtCl2 dot NH2NH3 does not react with AgNO3 what will be its formula? ठीक है, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे के सारे लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें? ब्यूट टू इनल में। ठीक, तो इथेनॉल ब्यूट टू इनल में कन्वर्ट करना है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाइए। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ये एल्डोल बनेगा आपका। फिर आप इसका डिहाइड्रेशन करवा दीजिए, अल्फा से H निकालिए, बीटा से OH निकालिए, वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपेनोइक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है? इथेन में कन्वर्ट करना है। तो यहां से ये CO2 हटा दीजिए, इसका क्या करवा दीजिए आप? डीकार्बोक्सिलेशन।
MaOH प्लस CaO, सोडा लाइम डालिए, ठीक, 3:1 रेशियो में, ठीक। उसके बाद इसका बी सब पार्ट, ठीक, एन एल्कीन ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस, एक एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस के बाद मिक्सचर देता है दो कंपाउंड का B एंड C, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आती है, ठीक। तो एक एल्कीन बनाइए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10, C5H10 मतलब पेंटीन होगा, क्या होगा, पेंटीन होगा। ओजोनोलिसिस के बाद दो कंपाउंड देगा B और C, ठीक है। कंपाउंड B फेलिंग टेस्ट देता है, इसका मतलब कंपाउंड B क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। एंड ऑल्सो रिएक्ट्स विद आयोडीन इन एंड NaOH, इसका मतलब इसमें CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, आइडेंटिफाई A, B एंड C, A, B और C को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरीके से, A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉपी पर पूरी रिएक्शंस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखनी पड़ेंगी, ठीक। उसके बाद एनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दूसरी वर्ड प्रॉब्लम आ गई आपके पास। इस वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, वाज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एन अल्कोहल C। ऑक्सीडेशन करेंगे C का विद क्रोमिक एसिड, B मिलता है आपको, ठीक है। C का डिहाइड्रेशन करवाएंगे, ब्यूट1 मिलता है। आइडेंटिफाई A, B एंड C एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। केमिकल रिएक्शंस आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में जहां पर हम कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।